हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे ही आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है। इवन प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करवाए जा रहे हैं। हम 3 सितंबर 2024 का पेपर कर रहे हैं। उसमें हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट अपना 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, 101 क्वेश्चन आप रीड कर लो। बेसिकली जो ये क्वेश्चन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करता है अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, BEDAC। ये बिजनेस फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले बी, डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। देखो, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का पहला स्टेप है पार्टनर, जो मिनिमम 2 होंगे, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो एटलीस्ट 2 होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल है कंप्लायंस के लिए, उनको फाइनलाइज करना। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी के ऑपरेशंस और लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक्ट एज अ फेस ऑफ कंप्लायंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए। ये फाउंडेशनल स्टेप है, क्योंकि पार्टनर्स डिफाइन करते हैं एलएलपी की ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को। फिर ई आएगा ऑब्टेनिंग डीपीआईएन एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने होते हैं। डीपीआईएन यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को, और डीएससी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स के लिए जरूरी है, जो इंश्योर करता है सिक्योर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू एमसीए। ये स्टेप इंश्योर करता है कंप्लायंस विद ई गवर्नेंस रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन। फिर डी आएगा चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। अब एलएलपी का यूनिक नेम रिजर्व करना होता है थ्रू द एमसीए पोर्टल यूजिंग द रन एलएलपी यानी रिजर्व यूनिक नेम सर्विस। नेम जो है वो कंप्लाई करना चाहिए एलएलपी नेमिंग गाइडलाइंस के साथ। फॉर एग्जांपल, कोई ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई प्रोहिबिटेड वर्ड्स नहीं यूज करने आपने। ये स्टेप क्रिटिकल है लीगल डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए और ब्रांड आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। फिर ए आएगा ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। आफ्टर नेम अप्रूवल एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होता है, जिसमें आप पार्टनर के रोल्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ऑपरेशनल रूल्स को स्पेसिफाई करते हो। ये एग्रीमेंट आपने आरओसी के साथ विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाया फॉर्म 3 फाइल करना है, जो एज अ एलएलपी गवर्निंग डॉक्यूमेंट सर्व करेगा। ये स्टेप लीगल स्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज करता है। फिर सी आएगा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद आरओसी एंड इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फाइनली, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जैसे फॉर्म फिलिप फॉर एलएलपी रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फाइल किया जाता है। आरओसी वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को और इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा एलएलपी को एज अ लीगल एंटिटी। ये स्टेप कंप्लीट होते हैं, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इनेबलिंग एलएलपी टू कमेंस इट्स ऑपरेशंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। देखो, ये क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर के सोशल फैक्टर्स को चेक करते हैं, और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, एबीसी ओनली। ये मार्केटिंग साइकोलॉजी का कोर है। देखो, सबसे पहले कल्चर की बात करें, बिल्कुल ठीक है। कल्चर एक मेजर सोशल फैक्टर है, जो वैल्यूज, बिलीव्स और बाइंग हैबिट्स जो कंज्यूमर्स के हैं उनको शेप करता है। फॉर एग्जांपल, डाइटरी प्रेफरेंसेस आपके कल्चरल नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस होती हैं। ये डिफाइन करता है ब्रॉड सोशल प्रेफरेंसेस, प्रोडक्ट चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है और कंजम्पशन पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। फिर बी, रेफरेंस ग्रुप्स की बात करें, ये भी ठीक है। रेफरेंस ग्रुप जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, पीयर्स इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं परचेजिंग डिसीजंस को थ्रू ओपिनियंस, रिकमेंडेशंस और सोशल नॉर्म्स। ये सोशल इन्फ्लुएंस ड्राइव करती है ब्रांड लॉयल्टी और प्रोडक्ट अडॉप्शन। फिर सोशल क्लास की बात करें, ये भी बिल्कुल ठीक है। सोशल क्लास जो आपकी इनकम, ऑक्यूपेशन और स्टेटस पे बेस्ड होती है, ये आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है बाय डिटरमाइनिंग परचेजिंग पावर और प्रेफरेंसेस। जैसे लग्जरी या बजट प्रोडक्ट्स उनकी चॉइस होगी। ये सेगमेंट्स मार्केट बेस्ड होती हैं ऑन सोशो इकोनॉमिक हिरार्कीज। फिर डी, रोल्स अज्यूम की बात करें, ये गलत है। रोल्स अज्यूम जैसे पेरेंट, एम्प्लॉय या स्टूडेंट का, ये पर्सनल फैक्टर्स है, नॉट सोशल, क्योंकि दे रिलेट टू इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल फैक्टर्स एक्सटर्नल सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, नॉट इंटरनल रोल्स, सो ये इनकरेक्ट है। फिर आता है सब कल्चर, ये ट्रू है बट कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। देखो, सब कल्चर जैसे आपका एथनिक, रीजनल और रिलीजियस ग्रुप भी एक सोशल फैक्टर है जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है विद इन स्पेसिफाइड कल्चर सबसेट। लेकिन ऑप्शन में ओनली एबीसी इंक्लूडेड है, पॉसिबली ड्यू टू क्वेश्चन फ्रेमिंग, दो इन ब्रॉडर मार्केटिंग थ्योरी सब कल्चर कहीं ना कहीं वैलिड हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। देखो, ये क्वेश्चन ऑडिटिंग के फाउंडेशनल प्रोसेस को कवर करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, वाउचिंग। ये ऑडिट रिलायबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको
इसकी डिटेल में बताऊं, देखो पहले ऑप्शन देखें वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, इसमें कंफर्म किया जाता है एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यूएशन की जाती है एसेट्स की, जो टिपिकली डन आफ्टर वाउचिंग। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑडिटिंग का प्राइमरी फाउंडेशन नहीं है। फिर इंटरनल चेक भी गलत है। इंटरनल चेक एक कंट्रोल सिस्टम है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ताकि एरर्स और फ्रॉड को सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के थ्रू प्रिवेंट किया जा सके। ये ऑडिटिंग का सपोर्टिंग मैकेनिज्म है, नॉट द कोर प्रोसेस। वाउचिंग की बात करें, ये बिल्कुल ठीक है। वाउचिंग इज नोन एज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, क्योंकि इसमें वेरीफाइंग होती है, ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी ट्रांजैक्शंस की चेक की जाती है बाय एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फॉर एग्जांपल आपके इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करके ये इंश्योर करता है ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, ऑथराइज्ड है और सपोर्टेड है, जो एक ऑडिट ओपिनियन का अच्छा खासा बेस बनाता है। इंटरनल ऑडिट की बात करें, ये भी गलत है। इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट रिव्यू फंक्शन है इंटरनल कंट्रोल्स और कंप्लायंस को इवेल्युएट करने के लिए, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट होता है। ये ऑडिटिंग का सबसेट है लेकिन वाउचिंग जैसा फाउंडेशन नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। देखो ये क्वेश्चंस बॉमल्स मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट के assumptions को चेक कर रहे हैं और करेक्ट आंसर इस ऑप्शन 1, द फर्म इज अनेबल टू फोरकास्ट इट्स कैश नीड्स विद सर्टेनिटी। ये कैश ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहला द फर्म इज अनेबल टू फोरकास्ट इट्स कैश नीड्स विद सर्टेनिटी, ये गलत है। देखो बॉमल्स मॉडल अज्यूम करता है कैश नीड्स आर प्रेडिक्टेबल और अकर यूनिफॉर्मली ओवर टाइम, जो इनेबल करता है फर्म को टू कैलकुलेट एन ऑप्टिमल कैश बैलेंस। अनसर्टेनिटी कैश फ्लोज में ये अजम्पशन है मिलर ओआरआर मॉडल की, नॉट अ बॉमल्स, जो मेकिंग दिस करेक्ट आंसर एज नॉट एन अजम्पशन। ठीक है जी। सेकेंडली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज नोन, ये बिल्कुल ठीक है। जो ये मॉडल है ये अस्यूम करता है नॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट रेट ऑन सिक्योरिटीज हो गया फॉर होल्डिंग कैश इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स। ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने में कॉस्ट बेनिफिट ऑफ कैश होल्डिंग। तीसरा द फर्म विल इनकर द सेम ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हेनेवर इट कन्वर्ट सिक्योरिटी टू कैश, ये भी बिल्कुल ठीक है। बॉमल्स मॉडल अज्यूम करते हैं फिक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट हर एक कन्वर्जन के लिए जो सिक्योरिटीज की इनटू कैश हो रही है, जैसे बॉन्ड से लगा लो। ये सिंप्लीफाई करता है ऑप्टिमाइजेशन कैश रिप्लेनिशमेंट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है। चौथा द फर्म्स कैश पेमेंट्स अकर यूनिफॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये मॉडल अज्यूम करता है स्टेडी यूनिफॉर्म कैश आउटफ्लोस ओवर टाइम, जो अलाउ करता है प्रेडिक्टेबल कैश डिप्लीशन पैटर्न्स को। ये इनेबल करता है फर्म्स को टू डिटरमाइन देयर ऑप्टिमल कैश विड्रॉल इंटरवल्स। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। देखो ये क्वेश्चन ब्रांड पोजीशनिंग के कंपोनेंट टास्क को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 BDAEC। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पूरा सीक्वेंस को चेक करें। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन। पोजीशनिंग शुरू होती है बाय एनालाइजिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन, स्टडीइंग मार्केट डायनामिक्स, कॉम्पिटिटर के ऑफरिंग्स देखना और कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए। ये फाउंडेशनल स्टेप है टू डिटरमाइन व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट या ब्रांड स्टैंड आउट। फिर डी आएगा डिसाइडिंग द लुकस इन कंज्यूमर्स माइंड वेयर टू लॉन्च द प्रोडक्ट एंड ब्रांड। नेक्स्ट डिसाइड करना स्पेसिफिक पोजीशन ब्रांड की दैट शुड ऑक्यूपाई इन कंज्यूमर्स माइंड, जैसे प्रीमियम, अफोर्डेबल या इनोवेटिव होगा। इसमें टारगेटिंग होती है परसेप्चुअल स्पेस की, जो अलाइंड होगी विद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस और मार्केट गैप्स। फिर ए आएगा डेवलपिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन। अब वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलप किया जाता है, क्राफ्ट की जाती है क्लियर कंपेलिंग मैसेज बेस्ड ऑन द चूजन पोजीशन, जैसे क्वालिटी देनी है या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ये स्टेप रिफाइन करता है ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी को फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। फिर ई आएगा इंश्योरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर डिलीवरिंग द प्रीमाइस। आपने इंश्योर करना है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सप्लाई चेन या प्रोडक्शन क्वालिटी, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जैसे टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज वो प्लेस में है टू डिलीवर द प्रॉमिस्ड पोजीशनिंग। ये स्टेप अलाइन करता है ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज विद मार्केट प्रोमिसेस। ठीक है जी। फिर सी आएगा कम्युनिकेटिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन टू टारगेट कस्टमर्स। फाइनली कम्युनिकेट करो वैल्यू प्रोपोजिशन को टारगेट कंज्यूमर्स को थ्रू एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस और ब्रांडिंग कैंपेन्स। ये स्टेप इंश्योर करता है पोजीशनिंग रीच कर रही है और रेसोनेट कर रही है विद द ऑडियंस। ठीक है जी। आगे चलती हैं 106 क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होली ओन्ड सब्सिडी को कवर करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ECD ओनली। ये बैंकिंग गवर्नेंस का की है। ऑप्शंस की बात करें, ए नेशनल हाउसिंग बैंक बिल्कुल ठीक है। देखो NHB फुली ओन्ड बाय RBI सिंस 2019 आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड इट्स स्टेक अंडर द फाइनेंस एक्ट 2018। NHB रेगुलेट करती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और सपोर्ट करती है अफोर्डेबल हाउसिंग को। फिर बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये गलत है। नबार्ड कोई फुली ओन्ड सब्सिडी फुली ओन्ड नहीं है RBI के द्वारा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सिग्निफिकेंट स्टेक को होल्ड ऑन करती है विद आरबीआई एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। इसका मेन फोकस है ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस, लेकिन ओनरशिप इसकी शेयर्ड है। तीसरा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआईसीजीसी, ये ठीक है। डीआईसीजीसी एक होली ऑन सब्सिडरी है आरबीआई की, प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस टू बैंक डिपॉजिटर्स और क्रेडिट गारंटीज। ये बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी का की कंपोनेंट है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL, ये भी ठीक है। BRBNMPL फुली ओन्ड है आरबीआई के द्वारा, रिस्पॉन्सिबल है प्रिंटिंग करेंसी नोट्स इन इंडिया के लिए। ये इंश्योर करती है सिक्योर करेंसी प्रोडक्शन अंडर आरबीआई कंट्रोल। फिर ई सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, STCI, ये गलत है। STCI is not an RBI subsidiary, it's a separate entity primarily owned by banks and financial institution जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती है। ये आरबीआई से इंडिपेंडेंट ऑपरेट करती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। देखो ये क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर गुड्स के डेफिनेशन को चेक करता है और करेक्ट आंसर है नन। बेसिकली इस ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पहले समझो, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट में ऑप्शन 2 यानी डिग्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ को करेक्ट बोला गया था, यानी जो इसका आंसर सबसे ज्यादा अज्यूम्ड है वो 2 है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकरेक्ट है। देखो परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, ये तो पूरा गलत है। लॉटरी टिकट्स आर एक्शनेबल क्लेम्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 as they represent a right to future sum जो explicitly excluded है from the definition of goods under section 2 subsection 7। so ये not इसको consider ही नहीं किया जाता as a movable property for sale purposes। डिग्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ की बात करें कहीं ना कहीं ये भी गलत है। देखो कोर्ट डिग्री इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट्स अ लीगल जजमेंट, नॉट अ टेंजिबल और अ ट्रांसफरेबल एसेट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। डॉक्यूमेंट्स क्लेम यानी जो अब मैं जो इसका प्रपोज्ड आंसर ऑप्शन 2 ऐसा करेंगे कहीं ना गलत है। ठीक है जी, इसकी हम एक्शनेबल क्लेम्स की बात करें, देखो एक्शनेबल क्लेम जैसे डेट या लॉटरी विनिंग्स एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। ये इंटेंजिबल राइट्स हैं, ये कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है। फिर चौथा इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड बिल्डिंग्स ये गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। सो इमूवेबल एसेट सेल ऑफ गुड्स लॉ के अंदर नहीं आते। सो इसमें कहीं ना कहीं डाउटफुल है आंसर। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इंक्लूडिंग स्टॉक, शेयर्स, क्रॉप्स एंड थिंग्स डिटैचेबल फ्रॉम लैंड। नन ऑफ द ऑप्शंस क्वालिफाई एज गुड्स एज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग अ पॉसिबल एरर कहीं ना कहीं इसमें हो सकते हैं, आंसर की में हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बाकी ओपिनियंस मैटर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप एक बार ड्रॉप कर दो। क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन फंड फ्लो ट्रांजैक्शंस यानी जो वर्किंग कैपिटल या नॉन करंट एसेट्स को अकाउंट करते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, को कवर करता है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ACD ओनली। ये अकाउंटिंग का की कॉन्सेप्ट है। देखो ए ऑप्शन की बात करें, पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स बाय सेल ऑफ लैंड, ये ठीक है। सेलिंग अ नॉन करंट एसेट जैसे आपका लैंड टू पे करंट लायबिलिटी जो आपकी ट्रेड क्रेडिटर्स है, ये आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगा एज कैश फ्रॉम फिक्स्ड एसेट सेल रिड्यूस करता है करंट लायबिलिटीज को। ये फंड फ्लो ट्रांजैक्शन है जिसमें नॉन करंट टू करंट अकाउंट मूवमेंट हो रही है। बी की बात करें, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये गलत है। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर ओनली अफेक्ट करता है करंट एसेट को, जैसे कैश इंक्रीज हो रहा है, डेटर डिक्रीज हो रही है विद नो नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये नॉट अ फंड फ्लो ट्रांजैक्शन एज इट इज एन इंट्रा करंट अकाउंट एडजस्टमेंट। सी की बात करें, परचेज ऑफ फर्नीचर बाय इशू ऑफ बिल्स पेबल, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक है, ट्रू है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं, देखो अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो जो कि नॉन करंट एसेट है, बाय इशूइंग बिल पेबल जो एक लायबिलिटी है, ये फंड फ्लो को अफेक्ट करेगा एज इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट थ्रू अ लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल या नॉन करंट अकाउंट पे इंपैक्ट देता है। चौथा, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय पेएबल्स, ये भी ठीक है। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म लोन जैसे नॉन करंट लायबिलिटी होती है जो उसको पे करते हो यूजिंग कैश जो करंट एसेट है, ये वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करता है मेकिंग अ फंड फ्लो ट्रांजैक्शन। ये करंट और नॉन करंट अकाउंट्स के बिटवीन मूवमेंट है। फिर आता है ई, पेमेंट ऑफ बिल पेएबल बाय पेएबल्स, ये गलत है। देखो अगर आप बिल पेएबल्स पे करते हो, लाइक पेइंग बिल पेएबल जो आपकी करंट लायबिलिटी है विद कैश जो आपके करंट एसेट है, ये ओनली अफेक्ट करेगा करंट अकाउंट्स को with no net change in working capital. So ये not a fund flow transaction as it conform to current account, confined to current accounts। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। देखो
ये क्वेश्चन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन आईआईपी के डेफिनेशन को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन आईआईपी, ये ग्लोबल फाइनेंस का की है। ऑप्शंस की बात करें, करेंसी कॉम्पोजिशन टेबल, ये गलत है। करेंसी कॉम्पोजिशन टेबल शो करते हैं करेंसी ब्रेकडाउन ऑफ अ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, नॉट द ओवरऑल एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन। ये आईआईपी का लिमिटेड एस्पेक्ट है, नॉट द फुल स्टेटमेंट। सेकंड, स्पेशल पर्पस एंटिटीज की बात करें, ये भी गलत है। एसपीईज आर लीगल एंटिटीज जो क्रिएट की गई हैं फॉर स्पेसिफिक फाइनेंशियल पर्पसेस जैसे टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, नॉट अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट लाइक आईआईपी, ये अनरिलेटेड है टू आईआईपी's पर्पस। तीसरा, क्रॉस बॉर्डर फ्लोस, ये भी गलत है। क्रॉस बॉर्डर फ्लोस रेफर करता है टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड जैसे एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होगी, ट्रैक्ड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। IIP is a point in time snapshot, not a flow, making this incorrect. चौथा, द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन आईआईपी ट्रू। देखो आईआईपी एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है शोइंग एट अ पॉइंट इन टाइम द वैल्यू ऑफ मनी, यानी टाइम, एक टाइम पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ रेजिडेंट्स जैसे क्लेम्स ऑन नॉन रेजिडेंट इंक्लूडिंग गोल्ड बुलियन एज अ रिजर्व एसेट एंड इवन लायबिलिटीज टू नॉन रेजिडेंट्स। ये कंट्रीज एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है इंडिकेटिंग नेट क्रेडिटर और डेटर स्टेटस। ठीक है जी, आगे चलते हैं 110 क्वेश्चन जो मैचिंग का है। देखो ये क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के टर्म्स को उनके डेफिनेशन से मैच करता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये कमर्शियल लॉ का कोर है। अब बात करें इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो एन इनोवेट इंस्ट्रूमेंट अदर अंडर सेक्शन 20 इज एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट इन सम रिस्पेक्ट जैसे मिसिंग अमाउंट या मिसिंग पे वेयर अ पर्सन साइंस एंड एग्रीज टू सपोर्ट इट। It's valid if completed as authorized, reflecting partial legal enforceability. अब सेकंड, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इंटरप्रेटेड एज नोट और बिल। देखो एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 70 is one that due to faulty drafting can be interpreted as either a promissory note or a bill of exchange. ये लीगल एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है एस्क्रो, ये कंडीशनल डिलीवरी से मैच करता है। एस्क्रो अंडर सेक्शन 1 रेफर्स टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड कंडीशनली और फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एग्जांपल अगर दूं, कोलेटरल सिक्योरिटी, सेफ कस्टडी, ये हेल्ड बाय अ थर्ड पार्टी अंटिल कंडीशंस आर मेट। ये इंश्योर करता है सिक्योर ट्रांजैक्शंस को। चौथा, फिक्टिशियस बिल, फेक ड्रॉअर और पेई होता है इसमें, इससे मैच करता है। फिक्टिशियस बिल अंडर सेक्शन 42, इसमें फेक ड्रॉअर और पेई होगा और बोथ जो इसको लीगली फिक्टिशियस बनाता है ये स्टिल लीगली इन्फोर्सेबल है कुछ केसेस में, बट फ्रॉडुलेंट इंटेंट को एड्रेस करता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। देखो ये क्वेश्चन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के कॉस्ट वैल्यू प्राइस ट्रायो को कवर करते हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, प्राइस इक्वल्स वैल्यू ग्रेटर देन कॉस्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिटेबिलिटी का कोर है। देखो ऑप्शंस की बात करें, नंबर 1 वैल्यू ग्रेटर देन प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट, ये गलत है। देखो इसमें वैल्यू यानी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की परसीव्ड वर्थ प्राइस से ज्यादा है और प्राइस कॉस्ट से कवर होती है। ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन प्राइसिंग बिलो वैल्यू का मतलब पोटेंशियल प्रॉफिट्स छोड़ देते हैं, सो मैन्युफैक्चरर के लिए सब ऑप्टिमल है। सेकंड, प्राइस ग्रेटर देन वैल्यू ग्रेटर देन कॉस्ट, ये भी गलत है। यहाँ प्राइस वैल्यू से ज्यादा चार्ज किया जाता है जो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन या लो सेल्स का रिस्क लेते हैं क्योंकि कस्टमर्स फील दे आर ओवरपेइंग इवन दो कॉस्ट कवर्ड है। ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी के लिए रिस्की है। तीसरा, प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट ग्रेटर देन वैल्यू, ये भी गलत है। इसमें प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है लेकिन वैल्यू से कम, मतलब कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वर्थ नहीं लगती, लीडिंग टू लो डिमांड। ये अनसस्टेनेबल है क्योंकि कस्टमर्स वॉन्ट बाई इफ परसीव्ड वैल्यू इतना लो है। चौथा, प्राइस इक्वल्स वैल्यू ग्रेटर देन कॉस्ट, ये ठीक है। आइडियल सिनेरियो है, प्राइस एग्जैक्टली मैच कर रहा है, वैल्यू कस्टमर्स परसीव कर रहे हैं और दोनों कॉस्ट से ज्यादा है, इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर फील करते हैं दे आर गेटिंग फेयर वैल्यू और मैन्युफैक्चरर को हेल्दी मार्जिन मिलता है। ये बैलेंस स्ट्रेटेजी मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी देती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। देखो ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के डिडक्शंस के पर्पसेस को उनके सेक्शन से मैच करता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ई का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का कोर है। मैचेस की बात करें, ये कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम सेक्शन 80 जीजीसी,
सेक्शन 80 जीजीसी अलाउ करता है डिडक्शन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिविजुअल्स टू स्पेसिफाइड स्कीम, जिसमें अग्निपथ स्कीम भी आती है। डिफेंस रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव था। ये प्रमोट करता है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस विद टैक्स बेनिफिट्स। फिर बी आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिजनेस, ये सेक्शन 80 जेजे के साथ मैच करता है। सेक्शन 80 जेजे प्रोवाइड करता है डिडक्शंस फॉर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेसेस एंगेज्ड इन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनकरेज करती है जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को। ये इको फ्रेंडली बिजनेस को टैक्स इंसेंटिव्स देता है। सी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर सीनियर सिटीजन 80 टीटीबी के अंदर आता है। सेक्शन 80 टीटीबी अलाउ करता है सीनियर सिटीजन को अ डिडक्शन अप टू 50,000 ऑन इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट है चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये सपोर्ट करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर एल्डरली टैक्स पेयर्स। फिर आते हैं कंट्रीब्यूशंस बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज 80 जीजीबी। सेक्शन 80 जीजीबी परमिट करता है कंपनीज को टू डिडक्ट कंट्रीब्यूशंस मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल फंडिंग प्रमोट करता है। ये कॉर्पोरेट पॉलिटिकल एंगेजमेंट को टैक्स बेनिफिट्स देती है चीज। फिर आता है 113 क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। देखो जी, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट मेटाफर्स को उनके डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है। देखो, डायनासोर ब्लाइंड टू द फ्यूचर। डायनासोर मेटाफोर रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्सोलेट और अनेबल टू अडैप्ट टू मार्केट चेंजेस, जैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स को इग्नोर करते हैं जिससे डिक्लाइन होता है। ठीक है जी। फ्लेमिंगो ब्यूटीफुल बट अनसेलेबल। फ्लेमिंगो प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव और विजुअली अपीलिंग होते हैं बट लैक मार्केट डिमांड, लाइक निच लग्जरी आइटम्स जो प्रैक्टिकल नहीं होते। ये फेल करते हैं टू कन्वर्ट अपील इनटू सेल्स, उसमें ये फेल हो जाते हैं। फिर ऑस्ट्रिच मिस्ड देयर निच। ऑस्ट्रिच प्रोडक्ट्स फेल टू टारगेट द राइट मार्केट और टाइमिंग, मिसिंग देयर निच ड्यू टू पुअर पोजीशनिंग और मार्केट फिट। ये अपॉर्चुनिटीज को बरी कर देते हैं लाइक अ मिस पोजीशन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट डी की बात करें। देखो, डी पर्ल प्रॉफिटेबल फ्यूचर। पर्ल प्रोडक्ट्स आर हाई potential with strong market fit और profitable future like innovative solutions driving growth। ये रिप्रेजेंट करता है ब्रांड्स क्राउन ज्वेल्स को। ठीक है जी, आगे चलते हैं 114th क्वेश्चन पे। देखो, ये क्वेश्चन डाटा प्रेपरेशन के स्टेप्स को कवर करता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, एबीसी ओनली। ये डाटा एनालिटिक्स का पार्ट है। कोडिंग की बात करें, कोडिंग में असाइन किए जाते हैं न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल कोड्स टू रॉ डाटा, जैसे 1 फॉर यस 2 फॉर नो, ताकि एनालाइजेबल उसे बनाया जा सके। ये स्टेप डाटा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। डाटा एंट्री की बात करें, ये भी ठीक है। डाटा एंट्री प्रोसेस में जिसमें इनपुटिंग रॉ डाटा इनटू अ सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जैसे आपके स्प्रेडशीट्स या डाटाबेसेस हो गए। ये इंश्योर करता है कि डाटा डिजिटाइज है और एक्सेसिबल है फॉर एनालिसिस। एडिटिंग की बात करें, ये भी ठीक है। एडिटिंग में चेकिंग और करेक्टिंग की जाती है डाटा की फॉर एरर्स, इनकंसिस्टेंसीज और मिसिंग वैल्यूज, ताकि एक्यूरेसी इंश्योर हो पाए। ये स्टेप डाटा क्वालिटी का फाउंडेशन है। सीमिंग, ये गलत है। सीमिंग कोई रिकॉग्नाइज टर्म नहीं है इन डाटा प्रेपरेशन और एनालिटिक्स। ये लाइकली डिस्ट्रक्टर या टाइपो है जो इररिलेवेंट है प्रोसेस से। फिर अलाइजिंग, ये भी गलत है। अलाइजिंग का मतलब है रेफर्स टू एरर्स इन सिग्नल प्रोसेसिंग और डाटाबेस सिस्टम वेयर डाटा इज मिसरिप्रेजेंटेड ड्यू टू सैम्पलिंग इश्यूज। ये स्टैंडर्ड डाटा प्रेपरेशन का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। देखो, ये क्वेश्चन फाइनेंशियल रिस्क कॉन्सेप्ट्स को उनके मीनिंग से मैच करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का पार्ट है। देखो, सिस्टमैटिक रिस्क इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट। सिस्टमैटिक रिस्क एक मार्केट वाइड रिस्क है जो हर फर्म को अफेक्ट करता है कॉस्ट बाय एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे पॉलिसी चेंजेस, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स रेट का बढ़ जाना। ये नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क है इंपैक्टिंग एंटायर मार्केट्स। फिर बेटा, ये सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट है। बेटा मेजर करता है स्टॉक वोलेटिलिटी रिलेटिव टू मार्केट, एक्टिंग एज अ सेंसिटिविटी कोएफिशिएंट। अगर बेटा ग्रेटर देन 1 है मींस हायर वोलेटिलिटी, लेस देन 1 है मींस लोअर है। ठीक है। फिर रिस्क फ्री रेट कॉम्पेंसेशन है टाइम के लिए। रिस्क फ्री रेट इज द रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो आपकी टाइम वैल्यू मनी को रिफ्लेक्ट करता है। ये बेसलाइन रिटर्न है फॉर इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। फिर अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये कॉम्पिटिटर एंटर द मार्केट कब होता है। देखो, अनसिस्टमेटिक रिस्क इज अ फर्म स्पेसिफिक रिस्क लाइक अ कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट व्हिच कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, ये स्पेसिफिक कंपनी के रिस्क को कवर करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। देखो, ये क्वेश्चन करंट रेशियो को इंप्रूव करने के एक्शंस को कवर करता है और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2, कैश कलेक्शंस फ्रॉम डेटर।
देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ऑप्शन 3 पे अ करंट लायबिलिटी को करेक्ट कहीं ना कहीं इसमें माना गया था, लेकिन ये लाइकली गलत है। और इसको अगर मैं एक बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, रेस्ट डिसाइड आप खुद करना। देखो करंट रेशियो की डेफिनेशन क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर 2:1 रेशियो मींस करंट एसेट्स आर ट्वाइस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। टू इंप्रूव द रेशियो आइदर या तो करंट एसेट्स को इंक्रीज करो और या डिक्रीज करो करंट लायबिलिटीज को डिस्प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। अब परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश ये गलत है। स्टॉक परचेज फॉर कैश में आप स्वैप कर रहे हो एक करंट एसेट को फॉर दूसरे, यानी टोटल करंट एसेट्स अनचेंज रहेंगे। फॉर एग्जांपल 200 रिमेन्स 200, सो रेशियो अनचेंज है। फिर कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्टिंग कैश फ्रॉम डेटर्स भी एक करंट एसेट को दूसरे में कन्वर्ट करता है। ये अगर कलेक्शन में प्रॉफिट है और क्लियर बैड डेट्स है तो देन नेट करंट एसेट में इंक्रीज, यानी ये कंडीशन है इसकी जो रेशियो को इंप्रूव कर सकती है। ये सब्टल इंप्रूवमेंट देता है, मेकिंग इट अ करेक्ट कहीं ना कहीं चॉइस। फिर पे अ करंट लायबिलिटी गलत है। पेइंग अ करंट लायबिलिटी रिड्यूस करती है बोथ कैश जो करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी को इक्वली। रेशियो टिपिकली वर्सन होता है, यानी लोअर होगा या ड्रॉप डाउन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का क्लेम ऑप्शन 3 एज करेक्ट इज कहीं ना कहीं पे गलत है, ठीक है। सो आप इसको एक बार चेक कर लेना। फिर परचेजिंग, यानी डॉक्यूमेंट का क्लेम कहने का मतलब क्या है, जो इसकी प्रपोज्ड आंसर आया था यानी उसके रिगार्डिंग यही अजम्पशंस है मैं बता रहा हूँ। रेस्ट डिसाइड ऑन आपने करना है, कुछ चीजें खुद भी देखो। देखो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाइंग फिक्स्ड एसेट रिड्यूस करती है कैश को यानी करंट एसेट को, वाइल फिक्स्ड एसेट नॉन करंट को इंक्रीज करती है। करंट एसेट डिक्रीज इससे वर्सन होगा जो आपका रेशियो है, ठीक है जी। आगे चलते हैं 117 क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन इंडियन बैंक्स के फॉर्मेशन ईयर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 BCADE। ये बैंकिंग एवोल्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट है। सीक्वेंस की बात करें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में फॉर्म्ड था बाय मर्जिंग 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स यानी बैंक ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ये प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग का की प्लेयर था। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, आरबीआई एस्टैब्लिश्ड इन 1935 अंडर आरबीआई एक्ट एज इंडिया सेंट्रल बैंक यानी मैनेजिंग मॉनेटरी पॉलिसी और करेंसी। ये फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, एसबीआई 1955 में अंडर एसबीआई एक्ट फॉर्म हुआ सक्सीडिंग द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक बना। फिर रीजनल रूरल बैंक 1975, आरआरबी फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1975 अंडर आरआरबी एक्ट टू प्रमोट रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक 2015 में बने। स्मॉल फाइनेंस बैंक 2015 में इंट्रोड्यूस हुए विद आरबीआई इशूइंग फर्स्ट लाइसेंस टू सपोर्ट माइक्रो फाइनेंस और अनडिजर्व्ड सेगमेंट्स। ये मॉडर्न बैंकिंग का इंक्लूसिव मॉडल है, ठीक है जी। आगे चलते हैं 118 क्वेश्चन अरेंज करने थे स्टेप्स में। देखो अभी इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, मैं आपको एक व्यू पॉइंट बता देता हूं, आप इसको एक बार सुन लो, बाकी आप अपना डिसीजन देख लेना। देखो अगर हम इसको इसका करेक्ट सीक्वेंस इस क्वेश्चन का देखें वो CAEBD होना चाहिए, ना कि BCADE होना चाहिए। देखो जब आप एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिजाइन करते हो इसमें स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है ताकि इंश्योर हो कि प्रोडक्ट्स रीच कस्टमर्स एफिशिएंटली। सबसे पहले सी डिफाइनिंग द मैचिंग रूल फॉर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहला स्टेप है चैनल का पर्पस डिफाइन करना, लाइक डिटरमाइनिंग इट्स रोल इन अचीविंग मार्केट रेट्स, एफिशिएंसी, कन्वीनियंस और एफिकेसी। ये सेट करता है फाउंडेशन फॉर चैनल स्ट्रेटेजिक फिट विद द बिजनेस गोल्स। फिर आएगा सेटिंग इवैल्यूएटिंग चैनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट स्पेसिफिक चैनल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, जैसे मार्केट कवरेज क्या है, वाइड होने वाली है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाती है और कस्टमर सर्विस लेवल्स देखे जाते हैं। ये अलाइन करता है द चैनल विद ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज। फिर ई एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पिटिटर्स एनवायरनमेंट। अब कॉम्पिटिटर्स चैनल डिजाइन इवैल्यूएट करते हैं टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस और मार्केट गैप्स लाइक देयर यूज ऑफ रिटेलर्स, डायरेक्ट सेल्स और ई कॉमर्स। ये इन्फॉर्म करती है कॉम्पिटिटिव चैनल स्ट्रेटेजी। फिर बी डेवलपिंग इवैल्यूएटिंग द शॉर्टलिस्टिंग चैनल स्ट्रक्चर। इसके बाद डिजाइन द चैनल स्ट्रक्चर चूज किया जाता है बिटवीन डायरेक्ट रिटेलर्स और होलसेलर इंटरमीडिएरीज। ये डिफाइन करती है चैनल्स ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को। फिर लास्ट आएगा चूजिंग ऑफ द चैनल मेंबर्स। Finally, select a specific partner यानी डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स और रिटेलर्स टू एग्जीक्यूट द चैनल। ये इंश्योर करता है ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजी, ठीक है जी।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो जिसमें ऑप्शन है सही है वो आपका बी वाला आंसर होना चाहिए, बी सी डी ई ए। ठीक है जी, 119 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसका आंसर ऑप्शन 3 क्राइसिस रिस्पांस विंडो है, CRW। देखो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, सपोर्ट करता है प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल एड टू वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्रीज। द क्राइसिस रिस्पांस विंडो इज अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म designed to provide rapid additional funding to address severe crisis, जैसे नेचुरल जो आपके डिजास्टर्स आते हैं लाइक अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, फ्लड्स हो गए, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे पैंडेमिक्स, कोविड हो गया। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शंस क्यों नहीं, देखो इमरजेंसी रिस्पांस फंड ईआरपी ये कोई नॉट एन आईडीए टूल, ये एक मोर कॉमनली लिंक्ड है विद यूएन फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड लाइक यूएन ओसीएचए मैनेज्ड फंड्स हो गए। फिर लॉन्ग टर्म लेंडिंग सिस्टम रेफर्स टू आईडीएस जर्नल कंसेशनल लेंडिंग नॉट अ क्राइसिस स्पेसिफिक टूल। मॉनेटरी फंड की बात करें लाइकली रेफर्स टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो एक सेपरेट एंटिटी है जिसका फोकस है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉट आईडीएस डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सी ई बी डी। देखो अगेन ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आइडेंटिकल है। सो अगर इसका मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सी मैचिंग चैनल टू कस्टमर्स नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला स्टेप है चैनल डिजाइन को कस्टमर नीड से मैच करना लाइक इंश्योरिंग डिलीवरी स्पीड, एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस बेस्ड ऑन कस्टमर प्रोफाइल, ये कस्टमर सेंट्रिक डिजाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर ए इवैल्यूएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट, नेक्स्ट अब असेस करो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल मार्केट के ट्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपटीशन, लॉजिस्टिक्स को, ताकि समझ पाओ ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज को। फिर ई इवैल्यूएटिंग कॉम्पिटिटर्स चैनल डिजाइन, अब कॉम्पिटिटर्स चैनल्स एनालाइज करते हैं टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और इनोवेटिव गैप्स इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, ये कॉम्पिटिटिव डिफरेंशियल के लिए क्रिटिकल है। फिर ई इवैल्यूएटिंग द शॉर्टलिस्टिंग अल्टरनेटिव डिजाइंस, इसके बाद इवैल्यूएट करो शॉर्ट टर्म लिस्टेड चैनल डिजाइन और सेलेक्ट करो बेस्ट वन दैट सूट्स द फर्म्स गोल, जैसे यानी कॉस्ट वर्सेस रीच ट्रेड ऑफ्स आपने देखने ही है। ये इंश्योर करता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फिर बी आएगा चूजिंग द चैनल इंटेंसिटी एंड टायर्स, फाइनली डिसाइड करो चैनल इंटेंसिटी जैसे इंटेंसिव, सेलेक्टिव या एक्सक्लूसिव है, एंड नंबर ऑफ टायर्स यानी डायरेक्ट और मल्टी इनडायरेक्ट होगा ताकि आपका स्ट्रक्चर फाइनलाइज हो सके। अब ऑप्शन 1 2 3 की बात करें, देखो ऑप्शन 1 2 3 इलॉजिकल सीक्वेंस प्रेजेंट करती हैं क्योंकि लाइक इवैल्यूएटिंग कॉम्पिटिटर्स और सेलेक्टिंग डिजाइंस बिफोर कस्टमर नीड्स और एनवायरनमेंट वुड लीड टू अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पे हम जा रहे हैं। देखो जी 121 क्वेश्चंस को आप रीड ऑन कर लो। बेसिकली ये क्वेश्चन कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस को कवर करते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 एसीडी ओनली। ये बैंकिंग सिस्टम का फाउंडेशन है। ऑप्शंस की बात करें, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एक प्राइमरी फंक्शन है क्योंकि कमर्शियल बैंक सेविंग्स, करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं टू मोबिलाइज पब्लिक फंड्स। ये फंड्स बैंक के लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का बैकबोन है, इनेबलिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फिर बी एजेंसी सर्विस गलत है, एजेंसी सर्विसेज जैसे कलेक्टिंग चेक्स, पेइंग बिल्स, एक्टिंग एन एजेंट सेकेंडरी फंक्शंस हैं क्योंकि ये कोर बैंकिंग ऑपरेशन से ज्यादा सप्लीमेंट्री सर्विसेज होती हैं। ये कस्टमर कन्वीनियंस के लिए है लेकिन प्राइमरी रोल नहीं है। सी डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, ये ठीक है, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स एक प्राइमरी फंक्शन है जहां बैंक्स प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी बाय परचेजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट अ डिस्काउंट एडवांसिंग फंड्स टू बिजनेसेस। ये सपोर्ट करता है ट्रेड एंड कमर्स को बाय इंश्योरिंग कैश फ्लो फॉर बिजनेसेस। डी फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड बिल्कुल ठीक है, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड भी प्राइमरी फंक्शन है एज बैंक्स फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू लेटर्स ऑफ क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज और ट्रेड फाइनेंसिंग। ये ग्लोबल कमर्स और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। फिर ई जनरल यूटिलिटी सर्विस, ये गलत है, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज लाइक लॉकर फैसिलिटीज, इशूइंग ट्रैवलर्स चेक्स सेकेंडरी फंक्शंस हैं क्योंकि ये बैंकिंग के कोर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन से ज्यादा एंसिलरी सर्विसेज होती हैं। ये कस्टमर वैल्यू ऐड करता है लेकिन प्राइमरी नहीं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 122 पे। देखो जी ये क्वेश्चन एक्सप्लोरेटरी स्टडी के कंप्लीशन क्राइटेरिया को कवर करता है और
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ABCD ओनली, ये रिसर्च डिजाइन का की है। ऑप्शन की बात करें ए इस्टेब्लिश द मेजर डायमेंशंस ऑफ द रिसर्च टास्क, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी का गोल होता है की एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, लाइक व्हाट वेरिएबल्स और फैक्टर्स मैटर, ये फाउंडेशनल है फॉर फोकसिंग द रिसर्च स्कोप। फिर बी डिफाइंड अ सेट ऑफ सब्सिडरी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, ये बिल्कुल ठीक है। स्टडी कंप्लीट होती है जब सब्सिडरी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो जाते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ गाइड्स फॉर डिटेल्ड रिसर्च डिजाइन इन फ्यूचर स्टडीज। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक और एक्शनेबल इनसाइट्स के लिए जरूरी होते हैं। सी डेवलप्ड सेवरल हाइपोथेसिस अबाउट पॉसिबल कॉजेज, बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी हाइपोथेसिस जनरेट करती है अबाउट पॉसिबल कॉजेज ऑफ मैनेजमेंट डायलेमा व्हिच कैन बी टेस्टेड इन लेटर कंफर्मेटरी रिसर्च, ये कैजुअल इनसाइट्स रिसर्च को डायरेक्ट देती है, ठीक है, डायरेक्शन देती है। फिर डी लर्न सर्टेन हाइपोथेसिस आर रिमोट पॉसिबिलिटीज, बिल्कुल ठीक है। स्टडी में अनलाइकली हाइपोथेसिस को रूल आउट करना भी क्रिटिकल है। नैरोइंग द स्कोप फॉर सब्सिक्वेंट रिसर्च, ये इंश्योर करता है फोकस ऑन प्लॉजिबल कॉजेज सेविंग टाइम और रिसोर्सेज। फिर ई कंक्लूडेड एडिशनल रिसर्च इज नीडेड एंड फिजिबल, गलत है। देखो while exploratory studies often identify करती है need for further research, concluding feasibility is part of planning the next phase, not a requirement for completing the exploratory study itself, ये इस next step का part है, not a completion का, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। देखो ये क्वेश्चन सुपरवाइजरी पावर के सोर्सेज को चेक करते हैं और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 4 मींस एंड कंट्रोल, ये लीडरशिप मैनेजमेंट का कोर है। ऑप्शंस की बात करें रिवॉर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। रिवॉर्ड पावर कम्स फ्रॉम अ सुपरवाइजर्स एबिलिटी टू ऑफर रिवॉर्ड्स लाइक बोनसेस प्रमोशंस और रिकॉग्निशन टू इनकरेज कोऑर्डिनेट कंप्लायंस, ये की पावर बेस है, लाइक फ्रेंच एंड रेवंस मॉडल में ये आता है फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। कोर्जन की बात करें ये भी ठीक है। कोर्जिव पावर में आप थ्रेट्स और पनिशमेंट्स को यूज करते हो जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन या डिमोशन ताकि कंप्लायंस इंश्योर हो पाए, ये इन्फोर्स करता है डिसिप्लिन थ्रू ओवर यूज कैन हार्म मोरल कहीं ना कहीं। फिर एक्सपर्ट, ये भी ठीक है। एक्सपर्ट पावर अराइज करती है फ्रॉम सुपरवाइजर्स एक्सपर्टाइज और नॉलेज जो सबऑर्डिनेट्स को लीड करता है टू कंप्लाई ड्यू टू ट्रस्ट इन देयर स्किल्स, ये रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी से ड्रिवन होता है। फिर मीन एंड्स कंट्रोल, ये गलत है, जो इसका करेक्ट आंसर है ये वैसे वैसे गलत है। देखो मीन एंड्स कंट्रोल कोई रिकॉग्नाइज्ड सोर्स ऑफ पावर नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज लाइक फ्रेंच एंड रेवंस 5 पावर बेसिस, लेजिटिमेट, रिवॉर्ड, कोर्सिव, एक्सपर्ट और रेफरेंट, ये टर्म में रेफर टू कंट्रोलिंग आउटकम्स और प्रोसेसेस लेकिन स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी पावर का पार्ट नहीं है फॉर इन्फ्लुएंसिंग कंप्लायंस, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124, ये क्वेश्चन प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन को कवर करता है लोन अप्रूवल्स और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 2482, ये स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग का कोर है। कैलकुलेशंस की बात करें टोटल लोन एप्लीकेशंस पर ये 2920 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूवल 0.85 यानी 85% है। फॉर्मूला फॉर एवरेज अप्रूवल्स इक्वल टोटल एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूवल, सो दैट विल बी 2482, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ABD ओनली, ये इकोनॉमिक थ्योरी का कोर है। अब बात करें ए लॉन्ग रन सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक है। इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो इंडस्ट्रीज लॉन्ग रन सप्लाई इक्वल्स डिमांड डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर द मार्केट क्लियर्स, ये इंश्योर करता है स्टेबल मार्केट कंडीशन विद नो एक्सेस सप्लाई और डिमांड। फिर बी प्राइस इक्वल्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। ऑल फर्म्स इन इंडस्ट्री आर इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस इक्वल्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट यानी P इज इक्वल टू LMC, जो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है एट एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल, ये रिफ्लेक्ट करता है ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फिर सी टेंडेंसी फॉर एंट्री और एग्जिट, ये गलत है। देखो इन लॉन्ग रन देयर इज नो इंसेंटिव फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर और एग्जिस्टिंग फर्म टू एग्जिट क्योंकि फर्म्स अर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स वो अर्न कर रही हैं। एंट्री और एग्जिट अकर ओनली इन शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम, जो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चौथा जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स विद प्राइस इक्वल मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। फर्म्स अर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन वेयर प्राइस इक्वल्स द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यानी P इज इक्वल टू मिनिमम LAC, इंश्योरिंग फर्म्स कवर ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये परफेक्ट कंपटीशन का हॉलमार्क है इंश्योरिंग एफिशिएंसी। और ई फर्म्स नॉट एडजस्टिंग प्लांट साइड, ये गलत है। इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फर्म्स हैव फुली एडजस्टेड देयर प्लांट साइड टू ऑपरेट एट मिनिमम LAC वेयर P इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू LAC, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है इन लॉन्ग रन।
सो यहाँ पे हम आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। होप्स आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया गया है। इवन पेपर्स भी आपको करवाए जा रहे हैं। रिवीजन सीरीज जर्नल पेपर 1 और जर्नल पेपर अपना पेपर 2 कॉमर्स की भी कंडक्ट यूट्यूब पे हो रही है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।